आज मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, भूगोल का। इस वीडियो में हम लोग भूगोल के टॉप 500 क्वेश्चन को देखेंगे। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से एग्जाम्स में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इसलिए ये सेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना। एक बार में नहीं देख सकते हैं तो 2 से 3 बार में करके देख लेना, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखना। और फ्रेंड्स, इसके पहले हमारा 2 वीडियो आ चुका है, एक इतिहास का और एक भारतीय संविधान का। इतिहास में टॉप 700 क्वेश्चन को कवर किया गया है और भारतीय संविधान में टॉप 500 क्वेश्चन को कवर किया गया है। दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब चलिए बिना देर करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जस्ट पीरियोडस यानी पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिकेटियस। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को ही कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बैहम को। ज्योग्राफी का शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को ही कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पोलिडोनियस को कहा जाता है। वहीं गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? थेल्स व एनेक्सिमिंडर। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्सिमिंडर हैं। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? स्ट्रैबो को माना जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस गोल्ड एवं हार्मन बॉडी ने। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर एलन संडेजा ने। स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एलन गुथ ने। हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? पीटर हिग्स तथा फ्रांसुआ इंगलर्ट ने। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास कितना है? यह ब्रह्मांड होगा, मिस्टेक से टाइप हुआ है। 10⁻8 प्रकाश वर्ष। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग कितने अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सी हैं? तो 100 अरब। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग कितने तारे हैं? 100 अरब। हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला, इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। दुग्ध मेखला को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने। सबसे नवीनतम मंदाकिनी का क्या नाम है? ड्वार्फ मंदाकिनी। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत डैश है? सूर्य। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? 30,000 प्रकाश वर्ष। सूर्य क्या है? ये एक गैसीय गोला है और सूर्य जो है ये तारा है। ठीक है। सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71% सिर्फ हाइड्रोजन है। 2 गैस अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। सूर्य में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? हीलियम है, 26.5% पाया जाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड, इंग्लिश में कोर लिखते हैं। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है? 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? कोरोना। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। क्वेश्चंस मैं जितना भी बनाया हूं फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है लूसेंट के किताब से लिए गए हैं। इसीलिए अगर किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप एक बार किताब में जरूर चेक करना, या फिर कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना अधिक है?
110 गुना अधिक है। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने कही थी? निकोलस कोपरनिकस ने। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निकोलस कोपरनिकस ने ही। ग्रहीय कक्षाओं के नियम की खोज किसने की थी? जोहानेस केपलर ने। किस ग्रह को बौने ग्रहों की सूची में रखा गया है? चेरॉन, सेरस तथा प्लूटो। इन सभी ग्रहों को बौने ग्रहों की सूची में रखा गया है। प्लूटो पहले ग्रह हुआ करता था, 2006 में इसे ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया था। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों को व्यवस्थित करें। यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन इतना बार घुमा फिरा के पूछा जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मान के चलते हैं कि ये जो मैं गोला बना रहा हूं ये है सूर्य, ठीक है। जस्ट इसके बाद यहां पर है बुध, यहां पर है शुक्र, ये है पृथ्वी, ये है मंगल, ये है बृहस्पति, ये है शनि, ये है अरुण और ये है वरुण, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूर्य से चौथे नंबर पे कौन सा ग्रह है, सूर्य से 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह है, सूर्य से पहले स्थान पे कौन सा ग्रह है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। और सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह जो है बुध है, और सूर्य से सबसे दूरी का ग्रह कौन सा है? वरुण है। किस ग्रह को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, इन सभी ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को बृहस्पतीय ग्रह या फिर बाह्य ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को। किन ग्रहों को नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि। इन सभी ग्रहों को नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है। आकार के हिसाब से ग्रहों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए घटते क्रम में देखते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद नंबर आता है शनि का, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और सबसे छोटा ग्रह है बुध, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेता है? जाहिर सी बात है, जो नजदीक होगा वही बुध। मीथेन की अधिकता के कारण किसे हरा ग्रह कहा जाता है? वरुण को। वैज्ञानिकों के अनुसार किस ग्रह की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है? शुक्र तथा वरुण। बाकी सभी ग्रहों का घूर्णन की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व है, लेकिन शुक्र और अरुण का जो घूर्णन की दिशा है वो पूर्व से पश्चिम है। एक चीज नोट करिए, वही चीज जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। कौन सा ग्रह सबसे चमकीला और सबसे गर्म है? शुक्र। किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? बुध तथा शुक्र का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है? शुक्र को। सांझ का तारा या फिर भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किस ग्रह का घनत्व, आकार एवं व्यास लगभग पृथ्वी के समान है? शुक्र का। ज्ञानीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। फोबोस तथा डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? मंगल के। यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है या फिर डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 25 डिग्री। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया किस पर स्थित है? मंगल ग्रह पर ही है। यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मंगल ग्रह जो है अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए यहां पर मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है और मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन संभव माना जाता है? मंगल ग्रह। शनि ग्रह के वलयों की संख्या कितनी है? 7। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है?
शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। सौर मंडल में किस उपग्रह का आकार बुध ग्रह के लगभग बराबर है? टाइटन का। किस ग्रह का घनत्व इतना कम है कि इसे जल पर रखने पर तैरने लगेगा? शनि ग्रह। शनि ग्रह का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जो इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? इसका नाम है फोबे। 1665 ईस्वी में किस खगोल शास्त्री ने शनि ग्रह की खोज की थी? क्रिश्चियन हाइजोन ने। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? विलियम हर्शेल द्वारा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तथा इप्सिलोन किस ग्रह के वलयों के नाम है? तो यूरेनस यानी अरुण ग्रह के वलयों के नाम है ये। टाइटेनिया किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? अरुण ग्रह का। ध्यान में रखिए, टाइटन जो उपग्रह है वो शनि ग्रह का है और टाइटेनिया जो है ये अरुण ग्रह का उपग्रह है। अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुके होने के कारण सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को। ट्रीटॉन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? वरुण का यानी नेपच्यून का। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री अभी बताया। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? 366 दिन। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। रात में दिखाई पड़ने वाले सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या फिर इसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? शांति सागर। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है? लिबनिज पर्वत नाम है उसका। मनुष्य पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकता है? 57%। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून बोलते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसतन दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था? 2006 में, ऊपर में बताया था। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3480 किलोमीटर। वैज्ञानिकों के अनुसार बुध ग्रह सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमण कर लेता है? सिर्फ 88 दिन में। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमण कर लेता है? 687 दिन। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। किस क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? इसका नाम है फोर वेस्टा। सौर मंडल के छोर पर स्थित बहुत छोटे छोटे पिंड को क्या कहते हैं? धूमकेतु या फिर पुछल तारे। हैले नामक धूमकेतु कितने वर्ष में एक बार दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। हैले नामक धूमकेतु आखिरी बार कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया था। अब 1986 से 76 को जोड़िए तो आगे कब दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा 2062 में। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसौर। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक किस दिन होता है? 3 जनवरी को होता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर किस दिन होता है? 4 जुलाई को होता है। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर होती है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। मान के चलते हैं ये पृथ्वी है और ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, तो इसके बीच में हम लोग जो इस तरह का रेखा देखते हैं इसे ही देशांतर रेखा कहा जाता है।
पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब इसके बीच में जो इस तरह रेखा होता है इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। यहां पे मैं आप लोगों को समझा देता हूं अच्छे से, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा। मान के चलते हैं ये पृथ्वी है और ऊपर ये नॉर्थ पोल है और नीचे ये साउथ पोल है, ठीक है। ऊपर हम लोग कर्क रेखा और मकर रेखा का बात किए हैं, उसके बारे में सबसे पहले बता देता हूं। ये बीच में भूमध्य रेखा है और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री पर स्थित जो रेखा है इसे ही मकर रेखा कहा जाता है। और उत्तर में जो 23.5 डिग्री पर स्थित जो रेखा है इसे कर्क रेखा कहा जाता है। क्लियर? ये सभी रेखाएं काल्पनिक हैं, सच में नहीं खींची गई है। वहीं इस देशांतर रेखा का हम बात किए हैं तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो ये रहा पृथ्वी, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। और इस तरह की जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की दूरी यानी जो समय अंतराल है वह है 4 मिनट का, ठीक है। और 1-1 डिग्री के अंतराल पर स्थित ये रेखाएं हैं। इसी तरह से इसी हिसाब से समय का निर्धारण किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे। 0 अक्षांश तथा 0 देशांतर कहां पर काटती है? अटलांटिक महासागर में। उत्तरी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? 21 जून को। इस दिन सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है। दक्षिणी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? 22 दिसंबर को। और इस दिन सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है, यानी ठीक उसके ऊपर होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ग्रीनविच से पूरब की ओर जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ जाता है। तो हम लोग जो ग्रीनविच रेखा है उससे पूरब में कितना समय आगे हैं? आप लोग हमेशा देखते होइएगा 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी जो है, बीच का जो समय अंतराल है वो 4 मिनट का है। तो ये 5.5 घंटा में टोटल कितने मिनट हुए? 60 25 330 मिनट हुए। 330 मिनट को 4 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा उतना डिग्री देशांतर पूर्व में हम लोग स्थित हैं। तो कितना डिग्री हुआ? 82.5 डिग्री पूर्व में हम लोग स्थित हैं। कितने डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किन किन सागरों से होकर गुजरती है? आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट तथा प्रशांत महासागर। कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? बेरिंग जल संधि। भारत में कितनी डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है? 82.5 डिग्री। अभी मैंने आप लोगों को बताया है। भारत का समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सभी को ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित किस शहर से भारत का मानक समय निर्धारित होता है? मिर्जापुर, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं? 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं? 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। नेक्स्ट,
ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं? 66 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? कोर। भूपर्पटी मुख्यतः किन चट्टानों से बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। भूपर्पटी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन 46.60%। भूपर्पटी पर दूसरा सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिकॉन 27.72%। भूपर्पटी पर तीसरा सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? एल्यूमिनियम 8.13%। भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? 34 किलोमीटर। एक बात नोट कर लीजिए, पृथ्वी के हिस्से को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: भूपर्पटी, आवरण तथा केंद्रीय भाग। मैग्मा चैम्बर पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? आवरण भाग में, यानी मेंटल भाग में। आवरण की मोटाई कितनी है? 3400 किलोमीटर है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना है? निकेल तथा फेरस का। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना डिग्री बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29% भाग पर। पृथ्वी की अधिकतम गहराई किसकी है? मेरियाना गर्त की है। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की है और गहराई मेरियाना गर्त की है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? 3:7। लावा के जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है? अग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा डायोराइट आदि किस चट्टान के उदाहरण हैं? अग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। कौन सा एक पतालीय पिंड है? बैथोलिथ। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैल कर जमता है तो उसे क्या कहते हैं? सील बोलते हैं। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर। तो ध्यान में रखिए, ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? नीस। बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? क्वार्टजाइट। लिग्नाइट कोयला का रूपांतरित रूप क्या है? एंथ्रोसाइट कोयला। बिटुमिनस कोयला का रूपांतरित रूप क्या है? ग्रेफाइट। शैल का रूपांतरित रूप क्या है? स्लेट। ग्रेबो का रूपांतरित रूप क्या है? सर्पेंटाइन। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट तथा नमक की चट्टान किस चट्टान के उदाहरण है? अवसादी चट्टान के उदाहरण है। अवसादी चट्टानें कैसी होती है? परतदार होती है। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? अग्नेय। अग्नेय चट्टानों को किस श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है? प्राथमिक श्रेणी की चट्टानों में। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किस अवसादी चट्टानों का बना है? बलुआ पत्थर से बना है। लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? सिंडर बोलते हैं। कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? मेक्सिको में स्थित है कोलिमा ज्वालामुखी। एटना तथा स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? इटली में स्थित है। ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रम्बोली को। विसुवियस, क्राकाटोआ, फ्यूजियामा तथा मेयन किस ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। दमवंद, पोपा, किलीमंजारो तथा चिम्बराजो किस ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर के परिमेखला को। जिस ज्वालामुखी के साथ जल तथा वाष्प भी बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? गेसर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटापैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना तथा चिली के बॉर्डर पर स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में, एंडीज पर्वतमाला पर। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी एकांक गुआ किस पर्वत पर स्थित है? एंडीज पर्वत पर है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। कौन सी तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? सतही तरंगे, या फिर इसे एल तरंगे भी बोलते हैं। कौन सी तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? द्वितीय तरंगे, इसे एस तरंगे भी कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा। कौन सी तरंगे द्रव्य पदार्थों में से नहीं गुजर सकती? गौण तरंगे।
भूकंप के उद्भव के स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? रिक्टर स्केल। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी घाटी 48 किलोमीटर लंबी है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ तथा राजमहल की पहाड़ियां किसके उदाहरण हैं? चट्टानों के अपरदन के उदाहरण हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी वलित पर्वत है? अरावली पर्वत। गुर शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट आबू की। समुद्र तल के निकट स्थित मैदान का निर्माण नदियों के अपरदन का फलस्वरूप होता है, क्या कहलाते हैं? संप्राय मैदान कहलाते हैं। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू के कणों से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? लोएस मैदान। एनाकोंडा, जिसे विश्व का सबसे बड़ा सांप कहा जाता है, किस वन में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले वन को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले वन को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। किस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं? टैगा वन की। किस वन में चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? पर्वतीय वन में। सवाना घास का मैदान किस देश में स्थित है? अफ्रीका में। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते रहता है। जो भी घास का मैदान है ध्यान में रखिएगा। कंपोज घास का मैदान किस देश में स्थित है? ब्राजील में। लानोस घास का मैदान किस देश में पाए जाते हैं? वेनेजुएला तथा कोलंबिया में। प्रेयरी घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? अमेरिका तथा कनाडा में। पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में। डाउन्स घास का मैदान किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? एशिया, यूक्रेन, रूस तथा चीन में। कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास है? सवाना तथा कंपोज, ये दोनों उष्ण कटिबंधीय घास हैं। कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास है? प्रेयरी, पंपास, स्टेपी तथा डाउन्स। वेल्ड घास का मैदान कहां पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। एशिया विश्व का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 30% भाग पर। कौन सी नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है? लाल सागर तथा स्वेज नहर। कौन सी सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है? काला सागर, कैस्पियन सागर तथा भूमध्य सागर। कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? बेरिंग जल संधि। एशिया में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 60%। एशिया महाद्वीप में सबसे प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? स्थलखंड कौन सा है? अंग्रा लैंड, ये रूस तथा चीन के बीच में स्थित है। और गोंडवाना लैंड, ये प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। माउंट एवरेस्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर 4875 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पामीर पठार किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में। विश्व का छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध जिसकी सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती उसे स्थलरुद्ध कहा जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा गहरा सागर कौन सा है? मृत सागर, इसकी गहराई है 397 मीटर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी, जो कि चीन में है। एशिया का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील 1940 मीटर गहरी है ये, जो कि एशिया में है। विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कौन सा है? कैस्पियन सागर, जो कि एशिया में है। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया। नोट करिए, बैकाल झील तथा कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही स्थित है। कैस्पियन सागर और बैकाल झील जो है साइबेरिया में है। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है? चोटी 15 इसका पुराना नाम है।
नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 4850 मीटर। माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है? कोमोलंगमा। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? पेंगांग झील है। यह लद्दाख और तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मासिनराम, जो कि भारत में ही है, मेघालय में। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महालेवी गंगा। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? हुआंगहू, अमूर, सिकियांग तथा यांगटी सी कियांग। सबको ध्यान में रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? लीना, ओबे तथा येनेसी। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक ये ट्रेन जाता है। कुल दूरी तय करता है 9438 किलोमीटर। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? शिकन, जो कि जापान में है। लगभग 54 किलोमीटर लंबी सुरंग है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश कौन सा है? थाईलैंड। तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय तथा कपास आदि के उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? चीन पहले स्थान पर है। एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बरखोयांस्क, जो कि साइबेरिया में स्थित है। किस स्थान को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है? बरखोयांस्क को। कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? स्वेज नहर। विश्व में सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। मलेरिया का दवा कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से ही। विश्व में सिंचाई के लिए नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? पाकिस्तान में है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? थाईलैंड, म्यांमार तथा लाओस। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच। संपूर्ण भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? 17.5%। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है? 3215 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। इस तरह जो भारत है, हम लोग का भारत का मैप बहुत ही खराब मैप बना रहा हूं, लेकिन इस साइड में ये जो तटीय भाग है इसका बात चल रहा है। ठीक है, तो भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह सभी को जोड़ा गया है। लंबाई में भारत सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? 7 देशों को। बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार तथा अफगानिस्तान। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम। तो ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी भारत के पड़ोसी देश है उसकी सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है, या फिर भारत जो है कितनी देशों से अपना सीमा शेयर करता है, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। अक्सर यहां से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूटान की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा असम। भारत की जलीय सीमा कितने देशों से स्पर्श करती है? जलीय सीमा का बात चल रहा है।
7 देशों से, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया। भारत कितने देशों के जल तथा स्थल सीमा दोनों को स्पर्श करता है? 3 देशों के, बांग्लादेश, म्यांमार तथा पाकिस्तान, इन देशों से जल तथा स्थल दोनों सीमाएं शेयर करता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, या फिर इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि अंडमान निकोबार में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल, ये जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रिक, ये गुजरात में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वलांगू, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अभी हम लोग जो बात किए हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी। देखिए नीचे लिखा हुआ है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? डुरंड रेखा। पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? भारत तथा श्रीलंका। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा कहां से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से। भारतीय उपमहाद्वीपीय देश कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान तथा नेपाल, ये भारतीय उपमहाद्वीपीय देश हैं। मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत तथा श्रीलंका। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की है, 1663 किलोमीटर इसकी तटीय रेखा है। भारत के कितने राज्य तट रेखा वाले राज्य हैं? 9। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी। शीप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा तथा बड़ा लचर दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। नथुला दर्रा तथा जलेपला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। दर्रा को इंग्लिश में पास बोलते हैं, PASS। तुजू दर्रा किस राज्य में है? मणिपुर में। यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा तथा दीफू दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। लिपू लेखा दर्रा, माना दर्रा तथा नीति दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम। लेह को कश्मीर घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? शीप किला दर्रा। वेरी इंपॉर्टेंट। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय के स्थान पर पहले कौन सा समुद्र था? उसका नाम था टीथिस। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटी स्थित है? काठमांडू घाटी। मैकाल पठार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। मालवा का पठार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक। नर्मदा नदी, सोन नदी तथा महानदी का उद्गम स्थल कहां पर है? अमरकंटक में। किस पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? काल सुबाई। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुद्रेमुख। महाबलेश्वर चोटी का उच्चतम बिंदु कौन सा है? विल्सन पॉइंट। दक्कन का पठार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। तो भूगोल से अक्सर इन्हीं सब क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं जितना भी क्वेश्चन इंक्लूड किया हूं सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो इस वीडियो को बार बार देखना जब तक आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाए। और फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में 1700 प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें इतिहास के 700 और संविधान के, भारतीय संविधान के भी 500 प्रश्न हैं। उसके लिए आपको बस छोटा सा अमाउंट पेड करना है और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद रिवीजन जरूर करना। सावित्री
वेन्ना, गायत्री, कोयना तथा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? महाबलेश्वर में। थाल घाट दर्रा किन दो शहरों के बीच स्थित है? मुंबई तथा नासिक के बीच में। भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? मुंबई तथा पुणे। कोयंबटूर तथा कोचिन को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? पाल घाट दर्रा। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? महेंद्रगिरी। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक तट कौन सा तट कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ओडिशा में। तूतीकोरिन तथा एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? केनरा तट। कर्नाटक में बेंगलुरु तक का, बेंगलुरु बोल रहा हूं, मंगलुरु होगा, ठीक है। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र जो है केनरा तट कहलाता है। वहीं कर्नाटक के मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। सबको ध्यान में रखिए। मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में है? गोवा में। नहावा शुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। मालदीव तथा मिनिकॉय के मध्य कितनी डिग्री चैनल गुजरती है? तो 8 डिग्री चैनल गुजरता है मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच में। लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच में कितना डिग्री चैनल गुजरता है? 9 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान तथा कार निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल गुजरता है? 10 डिग्री चैनल। सुमात्रा तथा निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? ग्रैंड चैनल है, इसका नाम है ग्रैंड चैनल। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच कौन सा पास है? डंकन पास। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैडल पिक। पंबन द्वीप कहां पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। बैरन किस राज्य में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? यह सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है संतोपथ हिमानी। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से जानी जाती है। वही गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? सबका लिस्ट ध्यान में रखिए। गंगा, गोदावरी, कावेरी, हुगली, बैगाई, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र तथा महानदी, ये सभी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? सिंधु नदी। कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में। तप्ती, नर्मदा, साबरमती तथा माही, इन सबको ध्यान में रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है बरडी पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है। गंडक नदी किस शहर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है? पटना में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तिब्बत में सानोख्या बाब हिमनद, इसका उद्गम स्थल है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? राकसताल। सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। कुरल, बनास, बामनी, सिप्ता तथा पर्वती किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। लिसार, सरयू, चौकिया तथा सरना किसकी सहायक नदियां हैं? शारदा नदी की सहायक नदियां हैं। यारू, इंद्रावती तथा लिखू किसकी सहायक नदियां हैं? कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? कोसी नदी को। पूर्णा प्रमुख रूप से किसकी सहायक नदी है? ताप्ती नदी की। डिबोंग लोहित, सेसरी, नोवा तथा दिहांग किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की। दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक में। राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जो सालों भर बहती है? चंबल नदी। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार, कावेरी तथा वैगाई नदी। हाल ही में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे थे, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछे गए नदियों से रिलेटेड। इसमें खास करके प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी हैं, इन सबको ध्यान में रखिए। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी तटीय तथा खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है।
भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वलर झील, जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, यह उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील, यह सिक्किम में है। महाराष्ट्र में स्थित कौन सी झील ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुई है? लोनार झील। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। नागार्जुन डैम किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। निजाम सागर डैम किस नदी पर स्थित है? मंजीरा नदी पर। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम तथा गांधी सागर डैम किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। मालाताल झील, सात ताल झील तथा राकस ताल झील किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? पुलिकट झील, यह आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु दोनों राज्यों में इसका क्षेत्र हो जाता है पुलिकट झील का। नागिन झील, डल झील तथा बैरी नाग झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। सांभर झील, राजसमंद झील तथा पिछौला झील किस राज्य में है? राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात या फिर इसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, यह शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। यन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। भारत का जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? जेट स्ट्रीम या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठंडी के दिनों में कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है? लौटती हुई मानसून के कारण। राजस्थान में शीत ऋतु में वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। शीत ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं जिसमें गरज के साथ वर्षा भी होती है, पूर्वी भारत में इसे क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं जिसमें गरज के साथ वर्षा होती है, कर्नाटक में क्या कहा जाता है? चेरी ब्लास्म या फिर कॉफी वर्षा कहा जाता है। अरब सागर से आने वाली मानसून सबसे पहले किस राज्य में आती है? केरल में। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। किस प्रकार के मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है? जलोढ़ मिट्टी में। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। यह भी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। उर्वरता की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, यानी सबसे अधिक पाया जाता है? आयरन, चूना, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम। किसकी उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है? टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट तथा जीवांश की उपस्थिति के कारण। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी। धान, गेहूं, तिलहन, दलहन, आलू तथा मक्का की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में जो है सबसे अधिक काली मिट्टी ही पाई जाती है। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका तथा आयरन। लाल मिट्टी किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? लाल मिट्टी। किसका इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? चूना का इस्तेमाल करके। लैटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? आयरन एवं सिलिका। मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है? लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लैटेराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग सफेद होता है? केओलिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? लैटेराइट मिट्टी। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए उपयुक्त है? 51% भाग। भारत का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर वन मौजूद है? 21% भाग पर। विश्व में चावल तथा गेहूं के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर चीन है।
भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? 15% भाग पर। भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती होती है? 47% भाग पर। देश में गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 68 में। विश्व में उर्वरक उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन, और इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध यानी दूध उत्पादन से। सभी क्रांतियों को ध्यान में रखिए। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। देखिए, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, श्वेत क्रांति, दूध जो है उजला होता है, तो श्वेत क्रांति इसी से संबंध करेगा। नीली क्रांति मछली के उत्पादन से, इसे याद करना पड़ेगा। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। जितने भी उर्वरक होते हैं, खाद्य होते हैं, खास करके भूरे रंग के ही होते हैं, इसलिए उसी के नाम पर रखा गया है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा का कलर प्योर व्हाइट नहीं होता है, आप ध्यान से देखेंगे। कोई कोई अंडा होता होगा, लेकिन मैक्सिमम अंडे जो हैं वो सिल्वर कलर के ही होते हैं, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी दलहन तिलहन चीजें हैं वे सभी जो हैं पीला कलर की होती है, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। ठीक है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन तथा टमाटर उत्पादन से। टमाटर लाल होता है, मांस भी खून उसमें रहता है तो लाल होता है, तो इसे कनेक्ट करिए। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। आम, केला, नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक तथा हल्दी के उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन है? चीन। भारत तीसरे स्थान पर है। तंबाकू के पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्यूरिंग। सबसे उच्च कोटि का कहवा यानी कॉफी कौन सा होता है? अरेबिका। दलहन तथा तिलहन उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? मध्य प्रदेश। चावल उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? पश्चिम बंगाल। मक्का उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? आंध्र प्रदेश। सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? मध्य प्रदेश। तो जैसा कि आपको पता है कि दलहन और तिलहन, तो सोयाबीन जो है दलहन की श्रेणी में आता है, दलहन तिलहन की श्रेणी में, तो मध्य प्रदेश ही होगा। कपास उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? गुजरात। कपास की खेती जो है मैक्सिमम काली मिट्टी पर की जाती है, तो काली मिट्टी मैक्सिमम जो पाए जाते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक कपास का उत्पादन गुजरात में होता है। गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। सूरजमुखी उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कर्नाटक। मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? केरल। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? पश्चिम बंगाल। प्याज के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? महाराष्ट्र। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू तथा राई कौन सी फसलें हैं? ये सभी रबी फसलें हैं। रबी फसलों को किस माह में बोया जाता है? अक्टूबर से नवंबर माह में बोया जाता है, और रबी फसलों को मार्च से अप्रैल माह में काट लिया जाता है। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा तथा अरहर कौन सी फसलें हैं? ये सभी खरीफ फसलें हैं। खरीफ फसलें किस माह में बोई जाती हैं? जून से जुलाई माह में बोई जाती हैं, और खरीफ फसलों को नवंबर से दिसंबर माह में काट लिया जाता है। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना तथा लघु सिंचाई परियोजना। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि वाले क्षेत्रों में कौन सी परियोजना लागू की जाती है? वृहद सिंचाई परियोजना लागू की जाती है। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? झारखंड में। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक में। दांडेली आंशी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक में ही है। अचान कमार टाइगर रिजर्व तथा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में।
पाकुई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ओडिशा में। मेलघाट टाइगर रिजर्व तथा बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किस शहर को? अहमदाबाद को। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है? पुणे को। फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? यानी फल उद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सिक्किम को। पहाड़ी की मलिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट को। भारत के किस शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है? जयपुर को। भारत के सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती नदी। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरै को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को। पश्चिम बंगाल की शोक नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। और वही बिहार की शोक नदी कोसी नदी है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर, यह कर्नाटक में है। भीमा परियोजना किस नदी पर है? पवना नदी, महाराष्ट्र में। नोंगर वाइलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मेघालय में। पखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? केरल में। डंफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मिजोरम। वन्यजीव अभयारण्य को इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। वेदांतगल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? राजस्थान में। सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में। दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? झारखंड में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, 11 है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, ये लेह में है। भारत में सर्वाधिक 94 वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान निकोबार में कुल 94 वन्यजीव अभयारण्य है। शीतकाल में भारत में साइबेरियाई सारस किस पक्षी विहार में प्रायः दिखाई पड़ते हैं? केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि राजस्थान में है। कराकुम नामक रेगिस्तान किस देश में है? तुर्कमेनिस्तान में है। अटकामा नामक रेगिस्तान किस देश में है? चिली में। कालाहारी नामक रेगिस्तान किस देश में है? बोत्सवाना में। तो ये सारे रेगिस्तान काफी फेमस हैं, पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिए। रेंडियर झील किस देश में स्थित है? कनाडा में। लडोगा झील तथा ओनेगा झील किस देश में स्थित है? रूस में। बालखश झील किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में। ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? कनाडा में। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आयर झील किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सी है? टांगानिका झील। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील ही है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। इसी की कुल झील किस देश में है? किर्गिस्तान में। युगांडा तथा तंजानिया के बीच कौन सी झील अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील। असवान तथा काहिरा नगर किस नदी के किनारे बसे हैं? नील नदी के किनारे। कुछ और क्वेश्चन है, देख लीजिए। बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? टाइग्रिस नदी। बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है? एस्प्री नदी। सेंट लुइस किस नदी के किनारे बसा है? मिसिसिपी नदी। तो ये कुछ विश्व के प्रमुख शहर हैं। तो ये किस नदी के किनारे बसे, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछता है, सबको ध्यान में रखिए। ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल है, किस नदी के किनारे है? ला प्लाटा नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी।
मॉस्को जो कि रूस की कैपिटल है किस नदी के किनारे बसा है? मोस्कावान नदी। प्राग किस नदी के किनारे बसा है? विंतावा नदी के किनारे है। रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी। पर्थ किस नदी के किनारे बसा है? स्वान नदी के किनारे स्थित है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? स्पेन तथा मोरक्को को अलग करता है। ठीक है, इसे हम यह भी बोल सकते हैं कि यूरोप तथा अफ्रीका को अलग करता है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। डोबर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? ब्रिटेन तथा फ्रांस को। मलक्का जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? मलाया तथा सुमात्रा को। बाव एवं मंडव जल संधि किसे आपस में जोड़ती है?